राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और एपिसोड को तो हर कोई लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट। कहानी अब तक में हमने सुना था कि रणवीर ने अपना सिर झटके हुए कहा, पागल लड़की, एक बार देख तो लेती, कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन भी हो सकते हैं। रणवीर अभी गाड़ी के बाहर जा ही रहा था, तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से कई सारे नोटिफिकेशन टोन बजने लगे। रणवीर ने कहा, इनका नंबर तो बहुत कम लोगों के पास है, इस पर कौन मैसेज कर रहा है। रणवीर ने वो नोटिफिकेशन ऑन की, लेकिन जैसे से वो स्क्रॉल कर रहा था उसके चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जिसकी वो उम्मीद भी नहीं थी। अब आगे प्रेजेंट टाइम। काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद रणवीर ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में कोई भाव बहुत ही ज़्यादा डीप नज़र आ रहे थे। उसने अपनी एक हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा, ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ ब्लैक स्टोन, लेकिन तो तुम जो करना चाहते हो वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। यह कहने के साथ ही उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र आने लगी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और चेंज करके रूम में बाहर निकल गया। माही नीचे लंच तैयार कर रही थी। कल रात की बातें याद कर उसके चेहरे पे बार बार शर्म की लाली छाने लगी और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल नज़र आने लगी। उसने सारा लंच डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया और रणवीर को आने का वेट करने लगी। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई जहाँ पर रणवीर नीचे आ रहा था। रणवीर ने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था। उसका एक्सप्रेशन अभी भी बहुत सीरियस नज़र आ रहा था। रणवीर ने उसका सीरियस देखा। माही को लगा शायद बिजनेस से जुड़ी कोई बात होगी, इसलिए वो खड़ी होकर रणवीर से कुछ कहने ही वाली थी। उससे पहले ही रणवीर ने माही के हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो हमें अभी चलना है। जैसे ही रणवीर ने माही से कहा कि चलो हमें अभी चलना है, तो माही ने हैरानी के साथ कहा, पर खाना, मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, वो तो खा लो। रणवीर ने कहा, छोड़ो वो सब। ये कहकर रणवीर माही को गाड़ी के पास ले आया और फ्रंट साइड का डोर ओपन कर उसे अंदर बैठाने के लिए कहा। माही को समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, पर वो चुपचाप गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रणवीर ने उसकी साइड का डोर बंद किया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माही कुछ पूछने ही वाली थी, तभी रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, एक वर्ड मत बोलना माही, क्योंकि अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है। माही ने कहा, पर अचानक क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक था। क्या बिजनेस में कोई बात हुई है, या फिर घर में तो सब ठीक है ना। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए माही की तरफ देखा और कहा, तुम्हें समझ में नहीं आते, एक बार कहा ना, एक शब्द मत बोलना। इस बार रणवीर ने जिस लहजे में उससे बोला, माही की भी हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ और पूछने की, इसलिए वो चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कुछ सोच रहा था, वहीं माही बीच बीच में रणवीर की तरफ देख रही थी। उसे रणवीर का इतना रूड बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो यहाँ आए थे तब उस समय कितना खुश थे, फिर कुछ देर में ऐसा क्या हुआ जो रणवीर का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल गया। पर माही की हिम्मत नहीं हुई रणवीर को दोबारा कुछ भी पूछने की। कुछ घंटे में ही वो वापस रजावत पैलेस पहुंच चुके थे। रणवीर ने माही को बाहर निकलने के लिए कहा, तुम जाओ, मुझे अभी कहीं और जाना है। माही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, ये तो बता दो। रणवीर ने तिरछी नज़रों से माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें हर बार सवाल पूछने की आदत है क्या, क्या एक बार बात समझ नहीं आती। कहा ना, जाओ अंदर। माही चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। उसकी शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई। उसे रणवीर का इतना रूड होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाहर खड़ी अभी भी रणवीर को ही देख रही थी। रणवीर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। रणवीर का ऐसा बिहेवियर देखकर माही की आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए थे। क्या हो गया तुम्हें, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि मुझ पर गुस्सा हो। तभी निया की आवाज़ माही के कानों में आई, हे माही, तुम इतनी जल्दी आ गई। माही ने पलटकर निया की तरफ देखा और जल्दी से अपनी आंसू पोंछकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तुम्हारी याद आ रही थी ना, इसीलिए। निया जाकर जल्दी से माही के गले लग गई और बोली, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम्हारी ढेर सारी बातें करनी थी। यह कहकर निया माही को खींचते हुए अपने साथ अंदर ले गई। माही बार बार पीछे पलट कर उस तरफ देख रही थी जहाँ से रणवीर की गाड़ी गई थी। वो चेहरे से भले ही मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी।
निया उसे हॉल में ले आई, जहाँ पर दादी, सुगंधा और अभिराज तीनों ही बैठे कुछ बात कर रहे थे। माही को देखते तीनों हैरान हो गए। सुगंधा ने खड़े होते कहा, माही ऐसे अचानक बेटा, तुम तो 2-3 दिन के लिए गई थी ना। माही जाकर जल्दी से सुगंधा जी के गले लग गई और रोने लगी। ये देखकर दादी और अभिराज दोनों ही घबरा गए और आखिर ऐसा क्या हुआ। दादी ने मेन एंट्रेंस की तरफ देखा तो कहा, रणवीर कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बच्चा कुछ हुआ है क्या? उन सबको इतना परेशान देखकर माही ने अपने आंसू पोंछे और एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ है। वो तो उन्हें ज़रूरी काम आ गया था तो वो इसलिए चले गए। वो क्या है ना, मैं आज तक आप लोगों से दूर नहीं रही ना। ये तो एक दिन की दूरी में ही मैंने आपको बहुत मिस किया। इस बात पर दादी और सुगंधा दोनों ही हंसने लगे। वहीं अभिराज जी ने मुस्कुराते हुए माही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा एक दिन मैं ही हमें इतना सारा मिस कर लिया कि रोना आ गया। वैसे हम सब भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। जब से तुम यहाँ से गई हो पूरे घर में शांति थी। तो निया ने हंसते हुए कहा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा डैड, कितना सुकून था ना घर में। माई ने हैरानी से निया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं सभी को सुकून भंग करती रहती हूँ? तो निया ने चिढ़ते हुए कहा, अरे नहीं तो क्या, हर वक्त तो घर में तांडव मचाई फिरती हो तो उसे सुकून भंग करना ही तो कहेंगे ना। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा चाचू कैसे मुझे चिढ़ा रही है, अब मैं उसे मारूं ना तो फिर रोने लगेगी। अभिराज जी ने कहा, तुम एक काम करो, अपने रूम में जाओ और जाकर इसकी धुलाई करो ठीक से। फिर सुगंधा ने हंसते हुए कहा, और फिर मैं बाद में एंट्री लूँगी और फिर तुम दोनों की अच्छी खासी क्लास ले लूँगी, ठीक है ना। निया माही का हाथ खींचते हुए बोली, तो चल मेरे साथ, मुझे तेरे से ढेर सारी बात करनी है। निया माही को अपने साथ ले गई। वही सुगंधा ने दादी से पूछा, क्या वाकई में वही रीज़न था जो माही ने बताया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे माही उदास है। दादी ने कहा, कुछ भी मत सोचो सुगंधा, उसने बताया ना कि उसने हम सबको मिस किया, और तुम्हें भी पता है जब से वो रजावत पैलेस आई है वो एक दिन के लिए भी हमसे दूर नहीं हुई। जहाँ भी जाती है हमारे साथ ही रहती है। तो बच्ची है, हो गई होगी उदास हमारे लिए। अभिराज जी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभिराज वहाँ से निकल गए। दादी ने भी सुगंधा से कहा, सुगंधा तुम मेरे रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुगंधा ने कहा, जी माँ जी चलिए। सुगंधा दादी के साथ उसके रूम में चली गई। राजवीर का मैंशन। आलिया स्टडी रूम में बाहर खड़ी हुई अपनी हथेलियाँ रगड़ते हुए बोली, क्या करूँ, अंदर जाऊँ या ना जाऊँ? मैं सुबह से स्टडी रूम के अंदर ही घुसे हुए हैं, ऐसे पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं। आलिया एक बार देख तो सही, कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सोचकर आलिया ने धीरे से स्टडी रूम का डोर ओपन किया और अपना सर अंदर डालकर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं नजर आया। आलिया रूम का डोर ओपन कर अंदर आ गई और आसपास राजवीर को ढूंढते हुए बोली, ये कहाँ गए? मुझे तो लगा ये इसी रूम में है। तभी आलिया की नज़र डेस्क की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके अपने कदम डेस्क की तरफ बढ़ा दिए तो वहाँ पर एक गन रखी थी, जिसे देखकर आलिया ने हैरानी से कहा, क्या ये असली है? एक बार उठाकर देखूं, क्या कहीं ये मुझे डांटेंगे तो नहीं? आलिया ने एक बार फिर आसपास नज़र डाली और उस गन को अपने हाथ में ले लिया। उफ, ये कितनी भारी है। फिल्मों में तो देखने में पता ही नहीं चलता कि गन इतनी भारी भी हो सकती है। मुझे तो लगा हल्की सी होती होगी। पता नहीं लोग इसे चला कैसे लेते हैं और सही निशाना कैसे लगाते हैं। तभी राजवीर ने पीछे से उसकी कमर को हाथ डालकर अपनी चिन आलिया के कंधे पर टिकाते हुए कहा, क्या तुम्हें इसे चलाना सीखना है? अचानक राजवीर के करीब वाले से आलिया एकदम हड़बड़ा गई और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। उसने घबराते हुए कहा, अभी तो आप यहाँ नहीं थे, फिर अचानक से कैसे? राजवीर ने झटके से आलिया को पलटा और उसकी कमर थाम कर उसे खुद से बहुत करीब करते हुए कहा, मैं यहीं था, कहीं नहीं गया था और तुम्हारी सारी हरकतों को देख रहा था। दरअसल राजवीर इसी स्टडी रूम में बने सीक्रेट रूम में था। उस सीक्रेट रूम का डोर एक ग्लास वॉल की तरह था। अगर कोई स्टडी रूम में देखे तो वह बड़े से मिरर की तरह नजर आता था, पर दूसरी तरफ से मौजूद शख्स स्टडी रूम में सब देख सकता था। फिलहाल आलिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस सीक्रेट रूम में काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए थे। इसलिए सीक्रेट रूम में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और वहाँ कई तरह के खतरनाक वेपन्स भी रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल अक्सर कर राजीव आए दिन किया करता था।
आलिया ने कहा, आप मुझे गन चलाना सिखाएंगे, सच में? तो राजवीर ने आलिया की गाल पर पिंच करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे भी तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आलिया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी डरपोक टाइप की हो। आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ जितना आप समझते हैं, पर मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। अगर गलती से गोली चल जाए तो आदमी मर भी जाता है, पता है आपको। आलिया ने इतने भोलेपन से कहा था कि राजवी की हंसी आ गई। उसने आलिया की कमर को पकड़ डेस्क पर बैठाया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर आलिया के चेहरे पर सामने अपना चेहरा लाते हुए कहा, जब तुम इसे अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगी तब तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, इससे पहले गोली चली गई तो आदमी मर सकता है, यह गलत नहीं है, लेकिन जो इंसान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो फिर उसके ख़त्म करने की कोशिश करें इससे पहले कि उसे ख़त्म कर देना समझदारी होगी कि वो हमें पहले ख़त्म करे। मैं इसका रिकैप छोड़ रही हूँ। आलिया ने कहा, पर मुझे नहीं सीखना ये सब, क्योंकि मुझे यह खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। राजवीर ने कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब सीखो और तुम्हें सीखना पड़ेगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें कोई सारी फाइटिंग स्किल भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो, ना कि डरी सहमी सी लड़की बनकर रहो। सीखोगी ना? कहते हुए राजवीर ने आलिया की आंखों में देखा। आलिया ने कुछ सोचकर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और राजवीर ने उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि तुम इन मामलों में भी बहुत बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। कहते हुए राजवीर आलिया के चेहरे के बहुत करीब चला गया था, जिस वजह से आलिया की सांस घबराहट से थोड़ी तेज हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, और क्या सीखना है? राजवीर ने आलिया के होठों को देखते हुए कहा, अपने हस्बैंड को खुश कैसे किया जाता है, तुम्हें वह भी सीखना चाहिए। राजवीर आलिया से कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर ने आलिया के होठों पर अपने होठ रख दिए, लेकिन तभी झटके से स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही आवाज़ सुनकर आलिया ने जल्दी से राजवीर को खुद से दूर धकेल दिया। राजवीर, जो इस वक्त आलिया के होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था, वह आलिया के इस हरकत से बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वह 2 कदम पीछे हट गया और हैरानी से आलिया को देखने लगा। वहीं आलिया की नज़र डोर की तरफ थी। वह जल्दी से डेस्क के नीचे उतरी। दरअसल डोर के पास आदित्य खड़ा था, हैरानी से कभी आलिया को तो कभी राजवीर को देख रहा था। आलिया को आदित्य के सामने बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए मन में कहा, कोई इन्होंने देख तो नहीं लिया, पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे हस्बैंड बिना कुछ भी नहीं सोचते। राजवीर ने जब आदित्य की तरफ देखा तो कहा, तुम डोर नॉक करने आ सकते थे क्या? आदित्य ने कहा, क्यों, मुझे क्या सपना आ रहा था कि तुम इस वक्त अपनी बीवी के साथ स्टडी रूम में रोमांस फरमा रहे हो? आलिया ने के लिए अब बड़ा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से, मैं आप दोनों के लिए ब्लैक कॉफ़ी भिजवाती हूँ, कहकर आलिया जल्दी से डोर की तरफ भागी और जल्दी से डोर ओपन कर बाहर भाग गई। आलिया ने भागने में इतनी फुर्ती दिखाई थी कि आदित्य को भी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अगली बार से डोर नॉक करके ही आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू कहीं भी शुरू हो जाता है। राजवीर ने भी सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, कम से कम मेरे रोमांस को कचरा तो नहीं करेगा। वैसे यहाँ क्यों आया है? कहकर राजवीर ने सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाकर उसे सुगलाकर और स्मोक करते हुए पूछा। आदित्य उसके पास बैठते हुए बोला, क्या तुझे मिलने नहीं आ सकता हूँ क्या? तभी राजवीर का फ़ोन रिंग हुआ। राजवीर ने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर कहा, यह इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? सब ठीक तो है ना? उसने कॉल पिक करके फ़ोन कान पर लगाया, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर राजवीर एकदम से शॉक होकर बोला, व्हाट? ये क्या तू कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर फ़ोन पर किसी पर गुस्से से भड़क रहा था। वहीं आदित्य भी खड़े होते बोला, क्या हुआ राजवीर? राजवीर ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और सामने वाले से कहा, रणवीर इस वक्त कहाँ है? सामने वाले की बात सुनकर राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? किसी काम के नहीं हो तुम लोग, शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा अपनी। ये कहकर राजवीर ने गुस्से से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा आदित्य, वरना बहुत कुछ खराब हो जाएगा। आदित्य ने कहा, पर हुआ क्या है राजवीर, कुछ तो बताओ। राजवीर ने कहा, उस ब्लैक स्टोन ने रणवीर तक वो सभी मैसेज पहुंचा दिए हैं। अब रणवीर धीरेन्द्र शेखावत से मिलने गया है। कहाँ गया है इसका कुछ पता नहीं है।
यह सुनकर आदित्य भी एकदम शॉक्ड हो गया। वॉट? राजवीर, हमें हमें उसे ढूंढना होगा, उसकी लोकेशन ट्रेस करवाओ। राजवीर ने कहा, नहीं हो सकती। रणवीर ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है और अब तक वो फ़ोन स्विच ऑन नहीं करेगा तब तक उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी। तो आदित्य ने कहा, तो गाड़ी में भी जीपीएस? ये भी नहीं हो सकता। राजवीर ने बेबसी से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। तो रणवीर ने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। पता नहीं वो करना क्या चाहता है। उसे क्या ज़रूरत उस धीरेन्द्र शेखावत से अकेले मिलने जाने की। एक बार मैं हमसे तो बात कर लेता। आदित्य बोला, अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें। राजवीर ने भी अफसोस के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने कितने भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, पर वो ब्लैक स्टोन आखिर अपनी चाल चल ही गया। वहीं शहर के दूर एक सुनसान जगह पर रणवीर की गाड़ी आकर रुकी। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर आया तो कुछ ही दूरी पर एक और गाड़ी रुकी हुई थी और एक आदमी उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ दूसरी तरफ देख रहा था। रणवीर ने अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाए और उस आदमी का कॉलर पीछे से पकड़कर उसके चेहरे अपने सामने किया और एक जोर से पंच उसके मुंह पर चढ़ते हुए कहा, तू हर बार एक गाली आ रही है लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। तूने क्या? जहाँ कहा बोलूँ ना तो समझ लेना आ गई वही गाली। तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ एक गेम खेलेगा और मैं तेरे गेम में आ जाऊँगा? रणवीर ने सामने जो खड़ा था ये कोई और नहीं धीरेन्द्र शेखावत था। रणवीर के पंच करने से धीरेन्द्र शेखावत के होठ के किनारे कट गए थे, जिस वजह से वहाँ से ब्लड आने लगा। धीरेन्द्र हंसते हुए अपने अंगूठे से उस ब्लड को साफ किया, फिर बोला, गेम हम खेल रहे हैं। गेम तो खुद तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे साथ खेला है। भरोसा नहीं होता तो ठीक है, कुछ सवालों के जवाब अपने दादाजी से मांगना, शायद उनकी बातों पर तुम भरोसा कर सको। रणवीर ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुझे लगता है तेरे कहने पर मैं अपने दादाजी से सवाल जवाब करूँगा? पहले तूने मेरे माँ बाप का कत्ल किया और अब तू मेरे ही घर में आने आग लगाने की कोशिश कर रहा है। इस बार पर धीरेन्द्र शेखावत एक का पान वाली हंसी साथ बोला, तुझे लगता है रणवीर सिंह रजावत कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार सकता हूँ? और अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या मैं खुद तुझे मिलने के लिए बुलाता? यह सुनकर रणवीर ने उसे लगभग झंझोड़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर। धीरेन्द्र ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुझे सच बताने के लिए यहाँ बुलाया है। वैसे मेरे एक सवाल का जवाब देना रणवीर, कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही तुम्हारे माँ बाप का कातिल हूँ? तुमने मुझे उनका कत्ल करते देखा था? यह सुनकर रणवीर ने सोच में पड़ गया। उसने सिर्फ अपने कातिल की आंखें देखी थी, न कि उसका चेहरा। रणवीर ने गौर से धीरेन्द्र शेखावत की आंखों में देखा। ये आंखें वो आंखें नहीं थीं। रणवीर उन नज़रों को और उन आंखों को नहीं भूल सकता था। उसे समझते देर नहीं लगी कि धीरेन्द्र शेखावत सच कह रहा है। वो वाकई में वो शख्स नहीं जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है। उसने मन ही मन कहा, फिर दादाजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कहा कि धीरेन्द्र शेखावत ने मेरे माँ बाप को मारा है? रणवीर की अपनी सोच में देखकर धीरेन्द्र ने अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाया और अपना कोट सही करते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कुछ झूठी कहानी सुनाई है कि तुम्हारे माँ बाप का कातिल मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें मैंने नहीं बल्कि मेरे और के किसी और ने मारा है, और ये सच भी तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे से जानते हैं। रणवीर ने धीरेन्द्र की तरफ देखते हुए कहा, पर क्यों करेंगे वो ऐसा? सारे सबूत तुम्हारी तरफ ही इशारा करते हैं। तो धीरेन्द्र ने एक शैतानी भरी स्माइल के साथ कहा, हाँ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान असली कातिल से हटाकर मेरी तरफ करना चाहते हैं। तुमने वही देखा जो उन्होंने तुम्हें दिखाया, क्योंकि वो किसी और को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो भी तुमसे। रणवीर ने कंफ्यूज के साथ कहा, मुझसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे? पर किसे और क्यों? क्या वो मेरी माँ के कातिल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे? पर वो अपने ही बेटे बहू के कातिलों को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? धीरेन्द्र ने हंसते हुए कहा, रणवीर तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। दरअसल वो माही को तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये सुनकर रणवीर एकदम से शॉक्ड होकर बोला, व्हाट द हेल? माही को मुझसे क्या खतरा हो सकता है? और भला क्या ज़रूरत पड़ी है माही को मुझसे प्रोटेक्ट करने की? और अगर ऐसा होता तो माही की शादी मुझसे क्यों करवाते? धीरेन्द्र ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, क्योंकि अगर माही से जुड़ा राज तुम्हारे सामने आ जाता तो हो सकता है तुम खुद ही अपने हाथों से उसे खत्म कर देते।
धीरेन शेखावत की बातें सुनकर रणवीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। धीरेन शेखावत की बातें सुनकर रणवीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। का वो मेरी जान है, मैं क्यों उसे मारता और क्यों मारने के बारे में सोचूंगा। तो धीरेन ने कहा, अगर तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे माँ बाप के कातिल की बेटी है तो क्या तब भी तुम यही बोलोगे। ये सुनकर रणवीर का दिल धक से रह गया। आखिर ये बोल क्या रहा है। धीरेन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप का असली कातिल है ब्लैक स्टोन और ब्लैक स्टोन का असली नाम है राजेंद्र शर्मा। आप तो समझ गए होंगे ना कि माही का ब्लैक स्टोन के साथ क्या रिलेशन है। रणवीर इन बातों पर भरोसा कर ही नहीं पा रहा था। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग एकदम सन्न हो गया हो। रणवीर पर अपनी बातों का असर होते देखकर धीरेन शेखावत एक जीत वाली स्माइल के साथ बोला, हाँ रणवीर, माई उसी ब्लैक स्टोन की बेटी है जिसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप को जलाकर मार दिया था। अब धीरेन शेखावत आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो समझ गया कि उसने आग तो लगा दी और वो उसे और भी भड़काने का काम कर रहा था। धीरेन का कहा एक एक शब्द रणवीर के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह जा रहा था, जो सीधा उसके दिल में कई टुकड़े कर रहा था। धीरेन ने रणवीर को अपनी बातों का असर होते देख आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, ये बात तुम्हारे दादाजी हमेशा से जानते थे। उन्होंने जानबूझकर तुमसे सच छुपाया, यहाँ तक कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने तुम्हारे सामने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, जबकि वो जानते थे कि असली कातिल तो मैं ही नहीं बल्कि असली कातिल तो माही के बाप है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।